स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन कि कैसे आप डिफाइन करते हो थर्मोकेमिस्ट्री को, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, और अब नेक्स्ट जो आज हमने करना है दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज accompanying the complete neutralization of 1 gram equivalent of an acid by 1 gram equivalent of a base or vice versa in dilute aqueous solution. मतलब what is enthalpy of neutralization? It is the heat change when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of a base, या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड। और एसिड और बेस का आपने सॉल्यूशन कैसा लेना है? एक्वस सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इट इज द हीट चेंज, और यू कैन से इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 gram when aqueous solution of 1 gram equivalent of an acid is neutralized by aqueous solution of 1 gram equivalent of a base। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब HCl का एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है तो दिस इज एसिड, दिस इज बेस। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो होती है न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का न्यूट्रलाइज होते हैं और आपके पास बनता है सॉल्ट और वाटर, और साथ में रिलीज होती है 57.32 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो दिस एनर्जी रिलीज विच इज एनर्जी रिलीज बिकॉज इट इज इन माइनस। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है 57.32 की, या आप बोल रहे हो ये जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है -57.32 का किलो जूल पर मोल का, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें आपने एसिड की न्यूट्रलाइजेशन की बेस से तो एनर्जी रिलीज हुई एंड दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। राइट, इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज -57.32 किलो जूल पर मोल। मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक स्ट्रॉन्ग बेस से होगी तो हमेशा 57.32 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस or by strong base by a strong acid is always -57.32 किलो जूल पर मोल। जनरल सी बात है, जब हम एक एसिड की बात करते हैं और जब हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम एसिड किसको बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि एसिड वो होता है जो H+ देता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा और आपके पास H+ बनेंगे। इसी तरह से होगा स्ट्रॉन्ग बेस। आर्हेनियस कंसेप्ट बोलता है कि बेस वो होता है जो OH- देता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा और आपके पास बनेंगे OH आयंस। ठीक है, तो हम एक जनरल बात करते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, इज ऑलवेज 57.32 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जनरल बात की हमने, HA इज एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, BOH इज एनी स्ट्रॉन्ग बेस, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन होती है और क्या बनता है? सॉल्ट। ठीक है, और एसिड, ये एसिड क्यों है? क्योंकि इसने H+ देना है। ये बेस क्यों है? क्योंकि इसने OH- देना है। तो ये बन गया सॉल्ट और साथ में बन गया वाटर। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ? क्योंकि HA एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट कर गया, H+A-। BOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी कंप्लीटली डिसोशिएट कर गया, B+OH-। दोनों आपस में रिएक्ट किए,
आपके पास बन गया सॉल्ट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना, B+A-, साथ में निकला वाटर और साथ में निकली रिलीज हुई एनर्जी -57.32 किलो जूल पर मोल। तो आपने यहाँ से कॉमन टर्म्स को जब नेग्लेक्ट किया या कैंसिल किया तो आपके पास फाइनल क्या बचा स्टूडेंट्स, कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जब आप फाइनल इक्वेशन देखते हो तो वो बनती है H+OH- गिविंग यू वाटर लिक्विड स्टेट। तो कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एसिड है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बेस है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो नेट रिएक्शन होनी है ये H+OH-। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और जब ये कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे तो सॉल्ट के साथ इनकी कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, H+OH-। H+ किससे आया, एसिड से, OH- किससे आया, बेस से, और क्या बना, अनडिसोशिएटेड वाटर। तो याद रखना है हमेशा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, एनी स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज -57.32, क्योंकि एसिड कोई भी है, बेस कोई भी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनकी जो फाइनल रिएक्शन बननी है वो बननी है कि एसिड ने देने हैं H+, बेस ने देने हैं OH-, और देयर इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और क्या बननी है, वाटर। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज -57.32 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसको अब आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। एक डेफिनेशन तो मैंने बोली, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इसको मैं इस तरह से भी बोल सकती हूँ, व्हेन 1 मोल ऑफ H+ is neutralized by 1 mole of OH- to form undissociated water, then the energy release, then the heat change, then the enthalpy change is called enthalpy of neutralization। ये है इसमें कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होनी है, तो मैं इसको एनर्जी रिलीज भी लिख सकती थी, लेकिन कई केसेस में आप देखोगे, कई एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं, नॉट ऑलवेज, बट कई केसेस में रिलीज ना होके एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो तभी वर्ड लिखा जा रहा है एंथैल्पी चेंज। जैसे कंबस्शन में देयर इज ऑलवेज रिलीज्ड, तो वहाँ हमेशा आप रिलीज लिख सकते हो, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में यू हैव टू राइट चेंज। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि रिलीज हो रही है, बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ एब्जॉर्ब भी होती है। तो ये देख लो स्टूडेंट, अब अगर मैं इस टर्म में डिफाइन करूं तो मैंने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H+ in dilute solution is completely neutralized by 1 mole of OH- to form undissociated water। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बनी आपकी सेकेंड डेफिनेशन कि जब 1 मोल H+ का जो किससे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, 1 मोल OH- का जो किससे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से, when they are completely neutralized to form water in undissociated form। ठीक है, दिस इज डिसोशिएटेड फॉर्म, दिस इज अनडिसोशिएटेड फॉर्म। ठीक है, तो वाटर जो बन रहा है वो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में बन रहा है, और उसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो दोनों में से किसी भी डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। अगर H+ की टर्म में लिखना है तो यू कैन राइट मोल्स, लेकिन जब आपने एसिड की टर्म में लिखना है या बेस की टर्म में लिखना है तो आप लिखोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्वल इक्वल होने चाहिए, जितने मोल H+ के हैं उतने ही मोल OH- के भी होंगे बराबर। ये नहीं होगा कि एसिड के अगर 0.02 मोल्स हैं तो बेस के आप 0.04 मोल्स ले लोगे, नहीं, जितने मोल्स एसिड के हैं उतने ही मोल्स बेस के न्यूट्रलाइज होंगे। इसका मतलब अगर बेस के 0.04 मोल्स थे तो उसमें से सिर्फ यूज कितने हुए, 0.02 मोल्स, बाकी क्या रह गए, अनरिएक्टेड। ठीक है, तो 0.02 मोल्स ऑफ H+ is neutralized by 0.02 moles of OH- to form water, and the 0.02 moles जो बेस के बचे वो अनरिएक्टेड रह गए। तो इस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट, ये तो बात हुई कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कोई भी ले लो आप, उनमें हमेशा 57.32 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होगी। अब है स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर हम ऐसी न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, एसिड और बेस आर ऑलवेज न्यूट्रलाइज, ठीक है, लेकिन अगर न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड की वीक बेस के साथ,
वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सॉरी, वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलने का मतलब एसिड या बेस में से कोई एक वीक है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उस केस में आप देखोगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज लेस देन 57.32 किलो जूल पर मोल, माइनस 57.32 किलो जूल पर मोल से हमेशा कम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड, हियर इट इज़ अ वीक एसिड, यू नो इट इज़ अ वीक एसिड बट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो वी आर टेकिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट्स ये सॉल्ट बनेगा और साथ में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, माइनस 55.23 किलो जूल पर मोल। अब इसमें जो क्वेश्चन राइज होता है वो यही होता है कि यहाँ एंथैल्पी चेंज कम क्यों आया, क्यों कम रिलीज हुई, माइनस 55.23 किलो जूल क्यों रिलीज हुई। तो स्टूडेंट्स उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ जो एसिड लिया जा रहा है दैट इज़ वीक, ठीक है। और वीक एसिड कौन, एसिड है वही जो H+ देगा, लेकिन जब हम उसको वीक एसिड बोल रहे हैं तो वो एसिड है जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है बल्कि वो बैक भी आ सकती है। पिछले वाले में आपने देखा था कि देयर वाज कंप्लीट डिसोसिएशन, तो इक्विलिब्रियम एक ही साइड को रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो इसकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं है, तो इक्विलिब्रियम बना। उसके बाद ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, OH- देगा, ठीक है। नेट रिएक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही होनी है, ये एसिड है इसने H+ देना है, ये बेस है इसने OH- देना है, ये कॉमन टर्म्स इसमें कैंसिल हो जानी है, नेट रिएक्शन फिर वही बननी है H+ OH- वाटर लिक्विड, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या होता है इसमें राइज कि कम क्यों रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये बनी इसकी कंप्लीट रिएक्शन जो आप देख सकते हो, डेल्टा H की वैल्यू आ रही है माइनस 55.23 किलो जूल पर मोल विच इज़ लेस देन 57.23 किलो जूल। उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, उसका रीज़न है ये कि क्योंकि एसिड वीक है उसकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इन ऑर्डर टू कॉज इट्स डिसोसिएशन, क्योंकि ये वीक एसिड है इसकी डिसोसिएशन करवानी पड़ेगी आपको, उसके लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको पहले एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी लग रही है, ये देखो प्लस का साइन दिखा रहा है कि फॉर द डिसोसिएशन ऑफ दिस वीक एसिड 2.09 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इतनी एब्जॉर्ब हुई। तो ठीक है, रिलीज माइनस 57.32 हो रही है जब नेट रिएक्शन हो रही है ये वाली, लेकिन जो एब्जॉर्ब हुई वो उसमें से माइनस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर निकल रही है तो ये लग भी रही है, ठीक है। तो जो नेट आया वो इन दोनों को माइनस करके आएगा और वो कितना आया 55.23 किलो जूल पर मोल। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज माइनस 57.23। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो नेट रिएक्शन वही होनी है H+ OH- और एनर्जी रिलीज होनी है, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग था उसकी भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई, बेस भी स्ट्रॉन्ग था उसकी भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई। लेकिन अगर एसिड या बेस में से कोई वीक है, ठीक है, तो जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो वो जो वीक हैं उनकी न्यूट्रलाइजेशन आपको, उनकी आयनाइजेशन आपको करवानी पड़ती है, क्योंकि जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड, तो वो H+ कम्प्लीटली नहीं दे पाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन को भी रहेगा। तो आपको एनर्जी लगानी पड़ी पहले, ठीक है, तो आपने लगाई, फिर इनकी डिसोसिएशन हुई और उसके बाद नेट रिएक्शन हुई और उसके बाद जो फाइनल आपके पास आया वो ये आया कि 57.32 तो रिलीज हुई थी, नो डाउट रिलीज हुई, लेकिन 2.09 किलो जूल लगी भी। तो नेट निकालने के लिए मुझे इन दोनों को भी माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो नेट एंथैल्पी चेंज आया वो आया माइनस 55.23 किलो जूल पर मोल। तो कोई भी वीक एसिड ले लो, न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ले लो, वीक बेस ले लो, न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ले लो, डेल्टा H की वैल्यू हमेशा 57.23 से कम ही आएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल देखने हैं आगे, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाया इधर, बाकी मैं करने को दूंगी आपको, आपने खुद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे आपको न्यूमेरिकल आया है,
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 100 milliliter of 0.2 molar HCl is mixed with 50 milliliter of 0.2 molar potassium hydroxide। स्टूडेंट्स आप खुद देख सकते हो यहाँ पे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। दैट मीन्स एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है। यहाँ पे आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको दिए हैं मोलैरिटी दी है HCl की, वॉल्यूम दी है, मोलैरिटी दी है KOH की और वॉल्यूम दी है। आपको क्या बोली मैंने डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन की कि व्हेन वन मोल ऑफ H प्लस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ OH माइनस टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड वाटर। मतलब आपके पास मोल्स का नंबर होना चाहिए। यू शुड हैव नंबर ऑफ मोल्स कि कितने H प्लस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं कितने OH माइनस के मोल्स से, वो डेफिनेशन में क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं स्टूडेंट? यू नो, आपको याद है अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। वो मोलैरिटी होती है, वो सबको पता है। तो मैंने क्या निकालना है, मोलैरिटी मुझे दी है, वॉल्यूम मुझे दी है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने है HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए स्टूडेंट्स, आप पुट करोगे वो आएंगे 0.02 मोल्स, करके देखने हैं आपने। ठीक है, HCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 0.02 मोल्स आएंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स को जब मैं निकालूंगी तो मोलैरिटी मैं पुट करूंगी 0.2 मोलर, वॉल्यूम मैं पुट करूंगी 100 और उसको मल्टीप्लाई करूंगी 1000 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के। इसी तरह से मैं निकालूंगी नंबर ऑफ मोल्स KOH के। KOH के नंबर ऑफ मोल्स भी उसी तरीके से निकलेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल। KOH की भी मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दी है, मैंने निकाल दिए। KOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.01 मोल्स ऑफ KOH। ठीक है, तो वो आपको पता ही है। अगर KOH के 0.01 मोल्स आ रहे हैं तो कितने OH आएंगे, 0.01 मोल्स। HCl की अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.02 मोल्स आ रहे हैं HCl के, तो H प्लस के कितने मोल्स आएंगे, 0.02 मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब HCl दे रहा है आपके पास 0.02 मोल्स ऑफ H प्लस और KOH दे रहा है 0.01 मोल्स ऑफ OH माइनस। अब आपने स्टूडेंट्स एक याद रखनी है इसमें, जितने मोल्स जितने मोल्स H प्लस के हैं उतने ही मोल्स OH माइनस के भी न्यूट्रलाइज होंगे, इक्वल मोल्स। ठीक है, तो अगर H प्लस के 0.02 मोल्स हैं, OH माइनस के 0.01 मोल्स हैं, तो आप क्या करोगे, जितने मोल्स KOH के हैं उतने ही आपको एसिड के भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 0.01 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.01 मोल्स ऑफ H प्लस, बराबर बराबर। तो इसका मतलब एसिड के जो 0.01 मोल्स थे वो कैसे रह गए, अनरिएक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है न्यूट्रलाइजेशन किसकी हो रही है, 0.01 मोल्स ऑफ OH माइनस विथ 0.01 मोल्स ऑफ H प्लस। इसका मतलब जो H प्लस के 0.01 मोल बचे वो अनरिएक्टेड रहे। तो बस एक मोल की न्यूट्रलाइजेशन, जब एक मोल H प्लस की न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल OH माइनस के साथ होती है तो एनर्जी रिलीज होती है 57.32। तो जब 0.01 मोल्स की होगी तो कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय 0.01। बस सिंपल सा है। एक मोल के लिए ये एंथैल्पी चेंज होता है, वो आपको डेफिनेशन से पता है। तो 0.01 मोल के लिए कितना हुआ, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो एंथैल्पी चेंज कितना आया, -5732 किलो जूल पर मोल। ये आपने ध्यान रखना है, डेफिनेशन साफ बोलती है जितने मोल्स H प्लस के हैं उतने ही मोल्स OH माइनस के भी लेने हैं। तो क्योंकि H प्लस के ज़्यादा हैं OH के कम हैं, तो OH के जो कम है उतने ही H प्लस के भी लेंगे आप, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक मोल के लिए आपको पता है इतनी होती है, तो 0.01 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। डू यू नो, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब कुछ पॉइंट्स इसमें आपने ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, लास्ट में अगर हम फटाफट से रिवाइज करें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of H plus is completely neutralized by 1 mole of OH negative और vice versa। डेफिनेशन, 1 मोल H plus 1 मोल OH नेगेटिव। अब आपने याद रखना है एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जब हम एसिड की टर्म में बोलते हैं तब हम बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हम ये बोलेंगे
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जब H+ और OH नेगेटिव की टर्म में बोलेंगे तो हम मोल्स की बात करेंगे। याद रखनी है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H+। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का 1 मोल H+ देता है स्टूडेंट्स, लेकिन 1 मोल एसिड 1 मोल H+ नहीं देता। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपने बड़ी ध्यान से देखनी है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल H+ देता है, लेकिन 1 मोल एसिड 1 मोल H+ नहीं देता, ठीक है। क्या है रीज़न? देखो ये देखो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको 1 H+ तो नहीं दे रहा है, कितना H+ दे रहा है? 2 H+। तो आप क्या बोल रहे हो कि 1 मोल एसिड का 1 मोल H+ के बराबर नहीं होता, बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ H+। इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या 0.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल्स ऑफ H+, ठीक है। आपके सामने है बिल्कुल। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल H+ दे रहा है। इसका मतलब 1 मोल H+ कब बनेगा? 1 मोल H+ बनेगा जब इसका हाफ लोगे। तो बस वही किया मैंने, 0.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल H+ देंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। 1 मोल H+ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वो पहले बता दिया, ठीक है। लेकिन 1 मोल ऑफ H+ 0.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो डिपेंड करता है एसिड के ऊपर। लेकिन अगर HCl होगा तो वहाँ पे बराबर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl का 1 मोल H+ के, ठीक है, या 1 मोल HCl का 1 मोल H+ के, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखनी है आपने ये चीज़। और ये आपको बता दिया कि जो न्यूट्रलाइजेशन होती है फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वाइस वर्सा, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन -57.3, क्योंकि यहाँ पे कुछ हीट आपको यूटिलाइज करनी पड़ती है फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और लास्ट पॉइंट है हीट रिक्वायर्ड फॉर द आयोनाइजेशन। ये जो आयोनाइजेशन के लिए हीट लगती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखना है। इसमें बस ये वाला पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ, ठीक है, वो ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का प्रोड्यूस करता है 1 मोल H+, ठीक है, लेकिन 1 मोल एसिड 1 मोल H+ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कर भी सकता है नहीं भी, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड हमेशा 1 मोल H+ प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल्स दे रहा है H+ के? 2 मोल्स। इसका मतलब अगर मेरे को 1 मोल बनाना है H+ का तो मैं इसके कितने लूँगी? हाफ मोल। अगर मैंने मोल्स की टर्म में बोलना है तो मैं बोलूँगी हाफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H+। अगर इक्विवेलेंट की टर्म में बोलना है तो मैं प्रोड्यूस करूँगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H+, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन। अब आपके पास ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने तीनों करके रखने हैं अपनी आपकी जो भी असाइनमेंट्स आप बना रहे हो उसी में आपने ये तीनों न्यूमेरिकल करने हैं स्टूडेंट, जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मैं अलग से भी आपको भेज दूंगी इन तीनों न्यूमेरिकल्स को, पर अब आपने ये तीनों न्यूमेरिकल करने हैं। एक में आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट की अलग से प्लस कर लो, रिएक्टेंट की अलग से प्लस कर लो, दोनों को माइनस कर लो, वो आ जाएगा एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। इसमें आपको पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेंगे आप? 0, ठीक है, क्योंकि आपको बाय कन्वेंशन है कि एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज 0। उसके बाद दूसरा निकालना है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये आपको सब कुछ दिया है, करवाया है एक न्यूमेरिकल, उसके हिसाब से ही होना है, बिल्कुल ऐसा ही होना है ये भी। इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालनी है। कंबस्शन मीन्स कि कितनी हीट रिलीज होती है जब आप 1 मोल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हो। और बर्न जब ऑक्सीजन में किया जाता है तो हमेशा जनरली क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन है तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल ये दिया है आपको जो न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड है। कैलकुलेट द हीट इवॉल्व्ड व्हेन 200 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्सड विद 200 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं। 1 मोल H+, 1 मोल OH- के लिए आती है 57.32 किलो जूल पर मोल। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इक्वल देख लो,
ठीक है, जिसके ज़्यादा हैं उसके कम करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि दोनों के बराबर मोल्स न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है, उसको 57.3 से मल्टीप्लाई करो। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 से वो करके देखना है आपने। उसके बाद यहाँ पे एक और दिया है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हैं, इनको भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इक्वल इक्वल की न्यूट्रलाइजेशन कर लो, क्योंकि एक के लिए अगर 57.32 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है तो जितने मोल्स इनके आए उनके लिए निकालो, दैट विल बी द हीट इवॉल्व। जैसे अभी किया आपने न्यूमेरिकल, बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है ये भी। तो ये आपने न्यूमेरिकल करने हैं अपनी नोटबुक्स में स्टूडेंट्स। थैंक यू।